नमस्कार दोस्तों, वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनरल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। आपको सिलेबस पता है, 80 प्रश्न यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग के पूछे जाने वाले हैं जेएसएससी जेई में। इसके पहले मैंने 120 प्रश्न करवा दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के थे जेएसएससी जेई 2014 के। पीडीएफ फाइल भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है मेरे टेलीग्राम चैनल एनालाइज फॉर यू में। यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें, फ्री पीडीएफ आपको मिलने वाली है, कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। मगर उस पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर मैं प्रत्येक वीडियो में डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा। इस वीडियो में भी पूरा आंसर मैं डिस्क्राइब करूंगा। 20 प्रश्न यहाँ पे मैंने लिए हैं और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज्यादातर मैंने यहाँ पे लिए हैं और वही एसएससी जेई के जितने सवाल हैं आपको जेएसएससी जेई में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैनल हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के पटक देती है। आई होप आप समझ रहे होंगे, वो प्रश्न नहीं बनाती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न, फॉर अ क्लोज सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द चेंज इन। आप बहुत इजी से सवाल है, हम पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे क्या देखिए, हीट एडेड, डिफरेंस बिटवीन मतलब कि डेल क्यू माइनस, देखिए हीट है ना, हीट एड मतलब डेल क्यू माइनस यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, दोनों का डिफरेंस बोल रहा है। डिफरेंस का मतलब माइनस, ये पूछ रहा है कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए हमें फॉर्मूला पता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल क्यू माइनस डी यू, यहाँ पे देखिए डेल क्यू माइनस, सॉरी यहाँ पे डी यू मत करिए, इस डेल डब्ल्यू को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगी डी यू। ठीक है, डी यू यहाँ पे बच जाएगी। तो आपको क्या निकालना था, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू क्या है, यही निकालना था ना। तो क्या हो गई, डी यू होगी। डी यू को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनल एनर्जी। आगे चलेंगे, प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द बॉडी टू अनदर विदाउट द एक्चुअल मोशन। अब देखिए पार्टिकल का एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा है और ऐसा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। सही आंसर है कंडक्शन। कैसे है, देखिए आपके पास एक रॉड है, स्टील की रॉड है, आपने यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर दी। अब आप यहाँ पे हीट दे रहे हैं, आप जो है यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपने हाथ से पकड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे जो हीट है वो इस एंड से इस एंड से यहाँ तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी समझिए, हीट जो हीट ट्रांसफर है वो कैसे हो रही है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, बगल वाले इलेक्ट्रॉन को हीट को ट्रांसफर करेगा। बोलेगा भाई ले लो, बगल वाले को दे दो। ये फिर बगल वाले को देगा, फिर ये बगल वाले को देगा और बगल अगल करते करते ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर रही है, ध्यान रखेंगे, पार्टिकल मूव नहीं कर रही है। हीट वो क्या कर रही है, बगल वाले को ट्रांसफर कर रही है, फिर बगल वाले को हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो आप आई होप समझ गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से बहुत सारे सवाल आते हैं। हम पहले इंटेंसिव प्रॉपर्टी को समझेंगे, तब जाकर हम सवाल बना पाएंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप जाके बाद में पढ़िएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी सिस्टम में कुछ भी हमें निकालना है, ठीक है, यदि हम सबको ऐड करके यदि उस चीज को निकाल सक रहे हैं तो इसका मतलब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और यदि सॉरी मैंने उल्टा कह दिया यहाँ पे, यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और यदि आप निकाल पा रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्सटेंसिव। अब एग्जांपल देता हूं तो समझ आएगी चीज। मान लीजिए आपको प्रेशर निकालना है, कि मैं कहूंगा कि आप बताइए इस सिस्टम का प्रेशर क्या है, तो क्या करोगे आप, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर करके ऐड करके क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टोटल एक प्रेशर होगी सिस्टम में। उसी तरह से क्या आप टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर इस सिस्टम के अंदर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर ऐड करके निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप डेंसिटी इस सिस्टम के अंदर, मान लीजिए मैं कहूंगा कि मान लीजिए इसके अंदर पेट्रोल है, तो क्या करोगे, इस पेट्रोल का डेंसिटी थोड़ा यहाँ निकाल लेंगे, थोड़ा यहाँ निकाल लेंगे, थोड़ा यहाँ, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी ओर, यदि आप एक सिस्टम में आप क्या कर रहे हो कि थोड़ी सी यहाँ पे ऐड कर लो, ये पूरा को ऐसे करके ऐड करते हुए आप पूरी की, इस पूरी सिस्टम की आप जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे वॉल्यूम की हम बात करें, मैं बोलूंगा कि एक काम करो, इस सिस्टम की क्या वॉल्यूम है वो बताओ। आप क्या करोगे, यहाँ की वॉल्यूम V1 है, यहाँ की वॉल्यूम V2 है, V3 है, ऐसे करके टोटल वॉल्यूम आप इस तरह से ऐड करते हुए निकाल लोगे, आराम की बात है। तो वॉल्यूम इसका एक एग्जांपल हो गया एक्सटेंसिव की। मास भी यदि मैं कहूँ कि यहाँ से आप मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास आप ऐड करें तो निकाल सकते हो। इसी तरह आप एनर्जी भी निकाल सकते हो। आई होप आप समझ रहे होंगे।
तो अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल ये वाला देखिए, रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए एक एक्सटेंसिव बाय दूसरा एक्सटेंसिव, मतलब दो एक्सटेंसिव आपके पास है मान लीजिए, और दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे, तो क्या होगी, वो बन जाएगी इंटेंसिव। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे मास और वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम आपके पास दो क्या है, एक्सटेंसिव है। देखिए देखिए यहाँ पे देख लीजिए, मास क्या है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव है ना। तो ये दोनों का आप रेशियो निकालेंगे, मास बाई वॉल्यूम, क्या निकलेगी, डेंसिटी निकलेगी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होती है, राइट। और ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी की जो रेशियो होती है वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए अगला सवाल चलेंगे, विच प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इनमें से कौन सा है, तो मैंने कहा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें, देखिए ये 2013 में पूछा गया था एसएससी जेईई में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जिसमें यदि आप पूरे सिस्टम के यदि निकाल रहे हैं तो ऐड करके आप नहीं निकल पाओगे, ठीक है, इंडिविजुअली ऐड करके नहीं निकाल पाओगे, उसे हम कहते हैं इंटेंसिव। तो ऐसी कौन सी चीज है, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऐसी चीज है जिसको आप नहीं निकाल पाओगे। वॉल्यूम निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, एंट्रोपी भी आप निकाल सकते हो। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे मैं आपके लिए आगे पूछे जाने वाले सवाल बता देता हूँ। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कुछ भी स्पेसिफिक दे देगा, ठीक है, स्पेसिफिक जैसे मान लीजिए वॉल्यूम दे दिया, इस तरह का कुछ भी स्पेसिफिक यदि लगा हुआ है तो आराम से आंख मूंद के आपको इंटेंसिव में टिक कर देना है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल आगे वाली चार्ट में यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पहले कर लेते हैं। वन ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अमंग्स द फॉलोइंग इज, आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है, तो क्या सही आंसर होगा, वॉल्यूम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, the ratio of two extensive property of the same object or system is n। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी बताया था ना, दो रेशियो जो हुए हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की क्या होती है, इंटेंसिव होती है, ऑप्शन ए। अगला सवाल चलेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिस्ट बताई हुई है, स्पेसिफिक सब में लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, इंटेंसिव है, ठीक है। तो ये लिस्ट है और एक्सटेंसिव की मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कई बार, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है ना, वो क्या होती है, वो जो होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालें तो वो हो जाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा ये ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इज स्ट्रेट लाइन विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए तो हीट ट्रांसफर हो रही है और बीच में जो मीडियम है उसे हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी इंटरवेन नहीं कर रहे हैं, तो ये रेडिएशन के केस में होता है, जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट है ये रेडिएशन के थ्रू आराम से आप इस चीज को आराम से गर्म कर सकते हैं। मान लीजिए गर्म करना, धरती गर्म हो रही है, ठीक है, तो रेडिएशन के थ्रू आराम से हो सकते हैं। या मान लीजिए लैंप, एक कोई लैंप जल रही है, आप इसके ऊपर हाथ फैला रहे हैं तो आराम से आपको हीट मिलती रहेगी। तो बीच का जो मीडियम है उसको कोई इंटरवीन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सही आंसर है रेडिएशन। अगला सवाल यहाँ पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल। तो केल्विन प्लैंक जो है स्टेटमेंट वो सेकंड लॉ का है, आगे हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है कि परपेचुअल जो मोशन होता है मशीन ऑफ सेकंड काइंड वो वायलेट करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इसको वायलेट कर देता है, ठीक है, मतलब कि ये एक आइडियल कंडीशन वाला ये मशीन है। देखिए सेकंड लॉ ये कहता है कि हीट जो है ना, हीट पूरी तरह से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या दूसरी ओर हम बोल सकते हो कि मैकेनिकल वर्क भी हीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हीट जो है वो लॉस हो जाती है। हीट लॉस होने की वजह से पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, यही कहता है सेकंड लॉ। लेकिन ये जो मशीन है ना, ये क्या करती है कि बिना कोई लॉस किए ऐसा कर जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं सेकंड काइंड इज इम्पॉसिबल। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग चलेंगे, इफ टू लिक्विड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स्ड देन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। एसएससी जेईई 2013 में यह सवाल पूछा गया था। सही आंसर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे हुआ देखिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है।
मैं यहाँ पे आपके लिए आगे आने वाले सवाल पूछे जाने वाले जो हो सकते हैं वो मैं चलिए बता देता हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, यदि सिस्टम में मान लीजिए टेम्परेचर, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हीट जो है ना, जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो लिक्विड को मिला रहे हैं, तो इसमें क्या हीट लॉस होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, हीट लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो लिक्विड को यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर की मिला दे रहे हैं, तो हीट लॉस नहीं हो रही है। ठीक है, तो हीट लॉस जब नहीं होगी तो उसमें हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और जब हीट लॉस हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसे हम कहेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हीट इंजन पूछा जाए कि हीट इंजन किस पे काम करती है, तो आप लिखोगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, या आपसे यदि पूछा जाए हीट पंप, जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, किस पे काम करती है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए अगला सवाल, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज यूज्ड टू फाइंड द, ये मैंने बता दिया अभी। अगला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, मतलब कि हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्क को आप हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसी से ये निकलता है फॉर्मूला डेल क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ई, मतलब इस हीट का यूज क्या हो रहा है, वर्क डन में और इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, इसे हम डी भी कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाती है, वर्क डन भी होती है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप। जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहते हैं, जेरॉथ लॉ जो है वो इक्विलिब्रियम पे काम करता है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कि मान लीजिए एक बॉडी ये है ए और दूसरी बॉडी है बी, मान लीजिए इस ए का रिलेशन एक तीसरी बॉडी के साथ है, मान लीजिए ये दोनों थर्मली इक्विलिब्रियम है, मतलब कि ए और सी का टेम्परेचर सेम है, और बी और सी का भी थर्मली इक्विलिब्रियम है, हम कहेंगे बी और सी भी थर्मली इक्विलिब्रियम है, मगर ए और बी के बीच में हमें कोई रिलेशन पता नहीं था, मगर चूंकि ए का रिलेशन सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम है, बी का सी के साथ है, इसलिए हम कहेंगे ए और बी भी थर्मली इक्विलिब्रियम होंगे, यही है जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए इससे सवाल पूछे जाते हैं, थर्मोमीटर का सवाल पूछा जाता है कि थर्मोमीटर जो है वो किस लॉ पे जो है काम करता है, तो सही आंसर होता है ये जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। अगला सवाल हम लोग चलेंगे, जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइंस, जेरॉथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो क्या डिफाइन करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन करता है, ये एसएससी जेईई 2008 में पूछा गया था। और आगे सवाल एसएससी जेईई 2010 की, द टर्म एनटीपी स्टैंड्स फॉर, एनटीपी का मतलब क्या होता है, तो एनटीपी का मतलब होता है, आपको बताना है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। अब देखिए एनटीपी की जो वैल्यू होती है ये याद रखिएगा 293 केल्विन, और ये होता है एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा वो होगा 1 एटीएम, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए एनटीपी से सवाल आया था एसएससी जेईई में, अब हो सकता है एसटीपी से सवाल आपके आ जाए, हो सकता है जेएसएससी जेईई में पूछ दे। एसटीपी का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द राइट आंसर। अगला सवाल की ओर चलेंगे, यहाँ पे नोट कर लीजिए आप कि एसटीपी की जो वैल्यू होती है वो होती है गैस के लिए, टेम्परेचर की हम यदि बात करें तो ये होती है 273.15 केल्विन, जबकि प्रेशर होती है 0.987 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला सवाल, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, बहुत सिंपल सी चीज कहती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहती है कि मान लीजिए हीट जो है वो वर्क में, पूरी की पूरी हीट वर्क में नहीं हो सकती ट्रांसफर। ठीक है, यही कहती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मतलब कि हीट हो सकता है कि लॉस हो जाए, होता है ना, जैसे कि क्या होता है, देखिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में आपको पता है कि हीट लॉस होता है, हम लोग कूलेंट डालते हैं, या बाइक में हम लोग कूलेंट जो है, जो सिंपल बाइक होती है उसमें नहीं डालते हैं, उसमें फिन्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिन्स। आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ना इंजन के पास, वो फिन्स होता है, वो क्या करता है, एरिया को बढ़ा देता है। सवाल पूछा जाता है फिन्स का क्या काम है, तो एरिया को वो बढ़ाता है जिससे कूलिंग रैपिडली हो सके, जल्दी हो सके। ठीक है, तो हीट का लॉस होता है। ठीक है, कोई भी इंजन बिना हीट लॉस किए काम ही नहीं कर सकती, तो सेकेंड लॉ यही कहती है। और इसमें दो साइंटिस्ट ने जो है अपना स्टेटमेंट दिया था, पहला स्टेटमेंट दिया था क्लॉसियस ने। क्लॉसियस ने क्या कहा था, देखिए क्लॉसियस ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट
फ्रॉम अ बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो लो से हाई में आपको ट्रांसफर करना है तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा एक एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ेगी, जैसे रेफ्रिजरेटर में हम लगाते हैं, अलग से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तभी जो लो है वो लो से हाई टेम्परेचर की ओर वो ट्रांसफ़र होती है। तो आप समझ रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर काम करता है, अंदर में लो हो जाता है और बाहर के एटमॉस्फेयर में वो जो हीट को है वो ट्रांसफ़र कर देती है और वो एक्सटर्नल एजेंसी के कारण होता है। यही है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो सवाल पूछा जा सकता है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट किसके लिए काम करती है, तो आप लिखेंगे हीट पंप के लिए। तो हीट पंप को हम लोग रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे केल्विन प्लांक समझ लेते हैं। केल्विन प्लांक जो है वो हीट इंजन के लिए है। हीट इंजन का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग आईसी इंजन वगैरह जो हम गाड़ी वगैरह चलाते हैं वही हीट इंजन है, ठीक है। तो जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है ये क्या कहती है, ये कहती है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to convert heat energy to work. According to this statement, the second law of thermodynamics is sometimes called, ये सवाल पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी हम कहते हैं सेकेंड लॉ को, और किसके कारण कहते हैं, इसी केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के कारण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप समझ गए होंगे केल्विन प्लांक जो है वो हीट इंजन के लिए है और ये कहता है कि ऐसा इंजन बनाना संभव ही नहीं है जिसका काम हीट एनर्जी को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हमने क्लॉसियस में क्या देखा, क्लॉसियस में हमने देखा कि हीट जो ट्रांसफर है लो से हाई में तब तक नहीं कर सकते जब तक अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी आप न लगा दें। अगला सवाल, when neither mass nor energy is allowed to cross the boundary of the system, उसे हम क्या कहते हैं, तो आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला सवाल, a definite area or a space where some thermodynamics process take place is known as, एक एरिया जिसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अगला सवाल, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच नो, ओपन सिस्टम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें हीट, वर्क और मास तीनों ही जो है वो क्रॉस कर जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा एरिया, क्योंकि एरिया आप टोटल यदि ऐड करते हुए जाएंगे तो वो आप ऐड करके टोटल निकाल सकते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सही आंसर होगा टेम्परेचर। अगला सवाल, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम, मैंने बताया था जब भी स्पेसिफिक लगाएंगे वो हो जाएगी इंटेंसिव, तो सही आंसर इंटेंसिव। अगला सवाल, लास्ट, द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज, एब्सोल्यूट जो जीरो टेम्परेचर है वो होती है -273 डिग्री सी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।